नमस्कार, यूरेका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम जनरल पेपर के तौर पे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए जनरल पेपर के तौर पे यानी सामान्य हिंदी के तौर पे अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं तो ये क्लासेस, ये लेक्चर, ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ आपके लिए ही हैं। और यदि आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आइकन पर एक नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए, आज हम जो है आप लोगों को पता ही होगा कि अविकारी पद के विषय में, यानी कि पद को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में कौन कौन से आते हैं? अविकारी में सामान्यतः 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें आप संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और निपात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनकी क्लासेस के बाद जो है हम उन पर कुछ जरूरी प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जो सब ये सारे के सारे प्रश्न आपके विगत वर्षीय प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो आपके सामने रहा आज का ये पहला प्रश्न। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में रेखांकित भाग क्या है? अब भाग जो रेखांकित है वो मैं रेखांकित कर देता हूँ, क्योंकि शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। मैं रेखांकित कर देता हूँ भाग, जो भी रेखांकित भाग है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में रेखांकित भाग क्या है? 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या अव्यय। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। अब ये बताइए कि इस पूरे वाक्य में जो रेखांकित भाग है यानी कि ऐसा, वो क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या अव्यय है? चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका उत्तर होगा अव्यय। इसका उत्तर क्या होगा? अव्यय होगा। यानी कि जिसका किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई व्यय ना हो रहा हो, वो क्या होगा? वो हो गया अव्यय। वह ऐसा दौड़ा। अब यहां पर आप कुछ भी बदल लीजिए, ये नहीं बदलेगा बीच में से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, यानी कि इस वाक्य में अव्यय का पद कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह अपने गीत हमेशा। जो भी बच्चे हैं जुड़ जाएं और इसका जवाब दें कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय का मतलब आप जानते ही हैं कि जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में जिसका परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। यानी कि अव्यय, बिना किसी खर्च के, है ना, जिनका खर्च होता ही नहीं है कुछ भी। तो इसमें आप देखिए कि ये जो पद है हमेशा, ये किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। वह हमेशा अपने भाई की गीत गाता रहता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ना कि ये एक तरह से निश्चितता का बोध दे रहा है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के तौर पे इसका प्रयोग यहाँ पर हो गया है या अव्यय के तौर पे हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमेशा क्या हो गया? हमेशा यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की। वाक्य में क्रिया विशेषण का रूप है। सरकार ने अंशतः, हाँ, नीलम जी ज्वाइन हो चुकी हैं, स्वागत है नीलम आपका। कंचन भी ज्वाइन हो चुके हैं, स्वागत है कंचन। चलिए ये बताइए, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? आज हम अव्यय पर टेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो भी टेस्ट सीरीज अभी तक चल रही थी, आपको पता ही होगा कि अव्यय और अविकारी पदों पर हम आज टेस्ट कर रहे हैं। तो उनमें जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उसमें आप बताइए कि क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक? सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। अब देखिए यहां पर ये जो अंशतः लगा है, प्रतिपूर्ति कितनी की है? अंशतः। तो मैंने कहा ना कि जब भी किसी क्वांटिटी की बात हो, अंशतः मतलब होता है थोड़ा, है ना, एक अंश निकाल के दे देना।
तो वो क्या हो जाता है, वो परिमाण का बोध कराता है, ठीक है। और परिमाण बोधक यानी कि मात्रा बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है, मात्रा की सूचना देने वाला, और ये एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही जवाब है, कंचन का भी, नीलम का भी और रियान का भी। चलिए अगला प्रश्न है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मैं रेखांकित कर देता हूं। चलिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, ये क्या है। एक और जगह रेखांकित कर देता हूं, चलो यहां भी कर देता हूं। अब बताओ ये क्या है, किस प्रकार का ये अव्यय है, निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, निपात है, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या है, ये निपात है। निपात का काम क्या रहता है, ये इस प्रकार के ऐसे अव्यय होते हैं। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अभी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी, लेकिन फिर भी ये कभी कभी बल प्रदान करने के लिए निपात के रूप में भी प्रयुक्त होता है। निपात क्या करता है, बल प्रदान करता है। जैसे कि मैं जाऊंगा, ये सामान्य वाक्य है, लेकिन इसके स्थान पे मैं बोलूं कि मैं ही जाऊंगा, तो ही से क्या हो गया, मैंने अपनी निश्चितता बता दी कि सिर्फ मैं जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया निपात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उन्हें क्या कहते हैं। चार ऑप्शन हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादि बोधक या निपात। कंचन ने बताया है 5 का ए, ठीक है। और रियान ने बताया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है रियान। वो क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे निपात। मैंने अभी बताया जस्ट कि जिनका काम क्या होता है, एक्स्ट्रा वेटेज ले आना। हाँ योगिता, बहुत बहुत स्वागत है योगिता, गुड आफ्टरनून। आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य पर अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए, मैंने कहा ना कि अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं निपात जितने भी होते हैं। आप जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए ना, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं खाऊंगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूँ कि मैं भी खाऊंगा, ये देखिए निपात आ गया। अब फिर मैं लिख दूँ कि मैं ही खाऊंगा, तो सिर्फ देखिए ये दोनों निपात की वजह से इनका भाव बदल रहा है। मैं खाऊंगा सामान्य बात है कि चलो मैं खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा यानी बता रहे कि और लोग भी खाएंगे और उनके साथ मैं भी खाऊंगा, तो ये एक्स्ट्रा वेटेज पड़ा ना, कुछ एक अलग सेंस बना। और जैसे ही उसने बोला कि मैं ही खाऊंगा, तो ये एक तरह से घमंड जैसा लग रहा है कि अहंकार आ गया कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने रात में पढ़ा, मैंने बोला कि मैंने रात को पढ़ा या मैंने रात को पढ़ाई की, लेकिन अगर आप बोल दें, मतलब रात को पढ़ाई की मतलब ये समझ रहे हैं कि हाँ 1-2 घंटा पढ़ा है, लेकिन अगर आप बोल दें कि मैंने रात भर पढ़ाई की, तो रात के साथ सिर्फ भर चिपका है, देखिए, ठीक है। क्या बोला आपने, रात भर, तो फिर जैसे ही ये भर जुड़ गया इसके साथ, इसने क्या किया, अतिरिक्त बल प्रदान कर दिया उसको कि बच्चे ने पूरी रात पढ़ाई की है ना। तो अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने का काम कौन करता है, निपात करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं हुआ है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहां नहीं हुआ है, ठीक है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कहावत भी है, मुहावरा है मतलब। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। अब देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं कभी भी
नए प्रश्न बनाने की कोशिश नहीं करता। कारण ये है कि पहले से ही बोर्ड ने इतना बना के रखा हुआ है कि वो नए बनाने के मूड में है ही नहीं, और अगर बनाएगा भी तो इन्हीं प्रश्नों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बना देगा। ठीक है, तो आपको इनकी तैयारी बढ़िया से करनी चाहिए। हाँ, इसका आंसर आया है छठे का बी। और समुच्चय बोधक अव्यय, इसमें क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है? जब कहीं भी किसी भी स्थान पर वाक्यों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि मैं आया कि तुम चले गए, तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य जुड़े हैं, तो किस में दो वाक्य नहीं जुड़े हुए हैं? ये देखिए, चोर ऐसा भागा की से जुड़ गया, यानी कि ये है समुच्चय बोधक अव्यय। राधा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें नहीं प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? बी, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर अगला वाला देखिए कि न नौमल तेल होगा न राधा नाचेगी, तो ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तो भी से जुड़ गया है। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, बिल्कुल स्वागत है अभिषेक आपका। छठे का कौन सा होगा? आपने डी बताया, नहीं वो डी नहीं होगा बेटा, बी होगा, ऑप्शन बी। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। वह आया और गया, वह आया और मैं गया, वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। बहुत ही आसान है ये। सातवें का सी, बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा ना कि समुच्चय बोधक क्या करता है? जैसे संबंध बोधक एक ही वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, वैसे ही समुच्चय बोधक क्या करता है? दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा ना, वही क्रिया है ये, वही काम करता है ये। तो इसमें क्या है? और जो है इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं आया, एक क्रिया खत्म, मैं गया, दूसरी क्रिया शुरू। तो ये बीच में जो और आया है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और ऑप्शन सी सही होगा, है ना? चलिए, हाँ बिल्कुल, योगिता ने भी जवाब सी दिया है, कीर्ति ने भी दिया है, कंचन ने भी दिया है, और रियान ने भी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूप वाचक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ठीक है, कौन सा स्वरूप पूछ रहा है, या कौन सा वाचक शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? बताइए, जो जोड़ने का काम करता हो। कभी भी यदि समुच्चय बोधक अव्यय को सॉल्व करना है, तो इतना याद रखना कि अगर ये दिया हुआ है यहाँ पर कुछ भी, तो आप इसका वाक्य बनाने की कोशिश करिए, तभी उसका कुछ हो पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मानो दिया है, तो आप कहिए कि वो तो ऐसा बोला मानो बरस पड़ेगा, तो यहाँ पर दो वाक्य जुड़ गया, यानी कि वो ठीक है। तुम यहाँ चले आए, यानी कि अब मैं चला जाऊं, ये भी दो वाक्य जुड़ गया। तुम जाते हो कि मैं चला जाऊं, तो की से भी जुड़ गया। अब ये जब क्या है? ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, याद करिए। जब मैं आऊंगा तब तुम जाओगे, तो समय सूचक क्रिया विशेषण के तौर पे या संयोजक क्रिया विशेषण के तौर पे इसका प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? वो नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है सबका। ये क्या है? ये क्रिया विशेषण के तौर पे यहां पर प्रयुक्त हो जाता है। निम्नलिखित में विरोध दर्शक अव्यय नहीं है। विरोध दर्शक अव्यय नहीं है, पर वरन अतएव बल्कि ऐसा अव्यय जिसमें विरोध का भाव नहीं आता है। वाक्य प्रयोग करके ही इनको सीखने की कोशिश करिए।
9वें का कौन सा होगा? सी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 9वें का क्या उत्तर होगा? सी होगा। ठीक है, ये अतएव क्या होता है? अतएव परिणाम बोधक होता है, विरुद्ध दर्शक नहीं होता है ना? तो इसका उत्तर क्या होगा? 9वें का सी बिल्कुल सही जवाब है। कीर्ति बता रही हैं सी और विजन भी बता रहे हैं सी, बिल्कुल सही जवाब है। और ये पर, वरन, बल्कि ये सारे के सारे विरोध देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कुछ कह रहा है, तब तक आप परंतु, लेकिन, किंतु, वरन ये सब करने लगे कि पर मैं तो जा रहा था, तो आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना? बल्कि मैंने ये काम किया, तो भी आप डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफेंडिव नेचर वाले शब्द हैं, विरोध दर्शक अव्यय हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? किसके विषय में पूछ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पूछ रहा है। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, मैं जाऊंगा परंतु खाऊंगा नहीं। देखो अभी मैंने बोला ना कि ये विरोध दर्शक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पूछ रहा है कि किसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन हैं। 10वें का क्या होगा? दसवें का होगा सी, बिल्कुल सही जवाब है योगिता। हाँ बिल्कुल, कंचन भी बिल्कुल सही जवाब है। मैं जाऊंगा परंतु खाऊंगा नहीं। तो परंतु भी क्या करता है? जोड़ने का काम करता है वाक्य को, लेकिन वो किस प्रकार का अव्यय है? विरोध दर्शक अव्यय है। अब देखिए, ऐसा प्रकार आपने अव्यय का नहीं पढ़ा होगा कि विरोध दर्शक अव्यय, लेकिन ये अव्यय तो फिर अनंत हो गए ना। अव्यय तो जितना आप शब्दावली बढ़ाते जाएंगे, अव्यय के प्रकार, भेद और उनकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। लेकिन हमें ये समझना होता है कि कहाँ पर आज्ञार्थक आ रहा है, कहाँ पर विरोध दे रहा है, कहाँ पर निश्चितता दे रहा है, ये सब कुछ है ना। रीतिवाचक में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, तो ये समझना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। वाक्य में अव्यय है विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। देखिए रेखांकित वगैरह नहीं कर रहा है, बस आपसे पूछ रहा है कि है क्या। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, किस प्रकार का अव्यय है? बहुत ही आसान है ये भी। अभी मैंने समझाया कि जब भी कहीं भी हम दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर क्या आता है? समुच्चय बोधक अव्यय आता है। अब आप एक चीज समझ जाइएगा कि क्रिया विशेषण से और समुच्चय से और निपात से, इन 3 से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रिया विशेषण और निपात से, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक से। ठीक है, जल्दी चलो ताकि 2 वाक्य जुड़ गए, समय पर पहुंच जाएं, ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे। वाक्य में अव्यय है विस्मयादि बोधक, निपात, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक? हाँ बताइए, घर के बाहर बच्चे पौधे लगा रहे थे, वाक्य में अव्यय कौन सा है? विस्मयादि बोधक है, निपात है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है? और मुझे ये भी लिख के बताना है कि कहाँ है, ताकि मैं समझ तो सकूं कि आपने किसको देख के बताया है। कौन सा संबंध बोधक शब्द है, पूरे में बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बच्चे घर के बाहर, है ना। पौधे कहाँ लगा रहे हैं? पौधे लगाने का संबंध किससे है? घर के बाहर। तो ये जो के बाहर शब्द आया हुआ है, ये क्या है? ये संबंध बोधक शब्द है। ठीक है ना, संबंध बोधक अव्यय है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ऑप्शन सी सही होगा इसका। अब देखिए अगला प्रश्न, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है, ये भी आसान है।
पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिना, है ना। यहाँ पर ये जो के बिना है ये पुस्तक से पढ़ने का संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिना। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, मतलब विस्मयादि बोधक में किस प्रकार का शब्द है हटो। संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है या विस्मय है। बताइए, मनोभाव के अनुसार हटो। हाँ ठीक है, 14 का आ रहा है चेतावनी, बिल्कुल सही जवाब है। हटो क्या है, यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि सामने से हटो वरना मारे जाओगे, एक तरह से चेतावनी दी जाती है, ठीक है। तो देखिए विस्मयादि बोधक, अब ऐसा कोई प्रकार थोड़ी पढ़ोगे आप, लेकिन ये कॉमन सेंस से भी इंसान समझ सकता है कि हटो का प्रयोग जो है चेतावनी के संदर्भ में करते हैं या आदेश के संदर्भ में करते हैं, कि आदेश दे रहे हैं हटो, सामने से हटिए, है ना। चलिए, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस मैं नहीं जा सका, पद को रेखांकित कर देता हूं, रेखांकन यहां पर करना है। संबोधन सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय, आश्चर्य सूचक अव्यय या हर्ष सूचक अव्यय, ये भी आसान है। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा, ये आप जानते ही हैं, लेकिन विस्मयादि बोधक में किस प्रकार की विस्मय है। हाँ जाहिर सी बात है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, ये किसकी, शोक की सूचना दे रहा है, उस पर दुख व्यक्त कर रहा है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, ठीक है। तुम चले गए, अफसोस है कि मैं नहीं जा सका, तो ये दुख व्यक्त कर रहा है, यानी कि शोक व्यक्त कर रहा है। अगला देखिए कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। चलिए ये रिपीट कर गया प्रश्न एक ठो, ये आप लोग बता ही देंगे। ये तक के विषय में पूछ रहा है और ही के विषय में पूछ रहा है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए, ये अभी आया था। हाँ निपात बिल्कुल सही जवाब है। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिएगा ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब भी ये प्रश्न आता है बच्चे गलत कर जाते हैं, और ये प्रश्न में कहे कुछ और रहा है, भाव कहीं और निकाल लेगा, इसलिए इसको ध्यान से। मरुभूमि में, मरुभूमि का मतलब होता है मरुस्थल, रेगिस्तान, कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। समय सूचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या इनमें से कोई नहीं। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। समयवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या इनमें से कोई नहीं। नॉट श्योर, ओके। समयवाचक। और देखिए क्या होता है कि ये प्रश्न ही विवादित था। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो निषेधार्थक है पूरी तरह से। आपको भी पता है कि रेगिस्तान में कभी धान की फसल उगती नहीं है, तो सामान्यतः ये वाक्य जो है निषेध कर रहा है धान के उगने का। तो टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो निषेध करना और निश्चित रूप से निषेध करने का मतलब ये होता है कि रीतिवाचक में आना, है ना। रीतिवाचक मतलब शैली, एक पैटर्न बताना कि हाँ मरुस्थल में कभी कोई धान नहीं उगता, सीधी बात है।
ये क्या कह रहा है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, प्रश्नवाचक। तो टेक्निकली इस प्रश्न का जवाब रीतिवाचक में होगा, लेकिन चूंकि इसे क्लेम करके इनमें से कोई नहीं ऑप्शन चुन लिया गया था, है ना। तो सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, इसका होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ये प्रश्न ही क्या है, पूछने के तरीके से ये गलत कर गए हैं। आप प्रश्नवाचक में निषेधार्थक प्रश्नों को पूछकर आप एग्जामिनर और स्टूडेंट दोनों को भी परेशान करेंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ऐसे प्रश्न कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ के मैंने इनको डाला, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो ये एक्चुअली पैटर्न के हिसाब से तो रीतिवाचक आएगा। एक पैटर्न है ना धान के उगने का, कि मिट्टी में ही उगती है, तो उसकी अपनी एक शैली है। और रीतिवाचक के कई सारे भेद मैंने बताए थे, जिसमें से निषेधार्थक वाला भी एक आता है, तो उसके अंतर्गत ये आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। चलिए ये तो आसानी है, रेखांकित क्या है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है, उपसर्ग है। निपात है। अब देखिए यहां पर एक चीज और मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि निपात को लेके और क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण को लेके हमेशा विवाद बना रहता है, हमेशा। कारण ये है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की एक जैसे देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को जब आप पढ़ते हैं, जो किसी की शैली की सूचना देता है, जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा धीरे दौड़ता है, तो इसी का एक उपभेद होता है अवधारक। इसी में ऐसे शब्द आते हैं, मैं, ही, भी, मत, पर, तक, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इस ऑप्शन में तो टेक्निकली अब देखिए, अगर क्रिया विशेषण आ जाता, अगर क्रिया विशेषण आ जाता तो ये मामला यहीं पर फंस जाता अभी। यही कारण है कि बल प्रदान करने के लिए एक प्रयोग बना दिया गया निपात, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा, निपात होगा, ताकि विवाद कोई उत्पन्न ना हो। निपात का सिर्फ इतना काम है कि वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा अवधारक क्या होता है, अवधारक जो अवधारणा उत्पन्न करता है। ये रीतिवाचक का एक उपभेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उपभेद है, जिसमें निश्चयार्थक आते हैं, अनिश्चयार्थक आते हैं, है ना। उसी तरह से एक अवधारक आता है। आप लोगों ने आज ही की क्लास में मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया है अवधारक क्रिया विशेषण के रूप में। अवधारक मतलब जो एक अवधारणा बनाता है। जैसे मान लो मैंने बोले कि मैं ही खाऊंगा, तो मेरे प्रति अवधारणा बन गई ना कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा, घमंड की बात चल रही है। या तुम ही जाओगे, तो तुम्हारे प्रति अवधारणा बन गई कि अब तुम ही जाओगे सिर्फ। ये अवधारक शब्द होते हैं। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं, उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मय बोधक या समुच्चय बोधक। मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधक होते हैं। ज्योति बता रही हैं ऑप्शन सी, योगिता बता रही हैं ऑप्शन सी, प्रकाश बता रहे हैं ऑप्शन बी। मनोभाव यानी कि जो मन के भीतर का भाव है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे अरे उठ जाओ उठ जाओ, ईश्वर मुझे क्षमा करना, ये सारे भाव किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, अरे अरे उठ जाओ उठ जाओ, आश्चर्यचकित होना, हर्ष उत्पन्न करना, रोमांच लाना, जितने भी संचारी भाव होते हैं सारे विस्मयादि बोधक में लगभग आ जाते हैं, मनोभाव को प्रस्तुत करने के लिए, है ना। मन में हमारे जिन चीज़ों का संचार होता है वो सारे के सारे, साधु साधु, शाबाश, खड़े हो जाओ, वाह वाह, ये सारे क्या हैं, ये तो मानसिक ही भाव है ना। हर्ष को व्यक्त करने के लिए आप शाबाशी देते हैं, वाह वाह, गर्व को महसूस करने के लिए शाबाश, कितना बढ़िया काम किया, है ना। या घृणा को व्यक्त करने के लिए छी छी। तो ये सारे क्या हैं, ये मनोभाव को ही सूचित करने वाले शब्द हैं। अब देखिए, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में रेखांकित कौन सा अव्यय है, ये भी आसान है। रेखांकित ना भी करूं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। हर्ष बोधक, शोक बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक,
ये क्या है? सबसे आसान है, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ये क्या आ जाता है? हर्ष बोधक। बिल्कुल सही जवाब है। अब आप खुद देखिए कि अगर टेक्निकली मैं कहूँ कि क्या इसके लिए ये जो अभी 20 क्वेश्चन आपने लगाया है, आप जाके प्रीवियस ईयर को छान लीजिएगा। इन 20 प्रश्नों को मैंने ऐसे किसी भी जनरल पेपर के एग्ज़ाम से, कई सारे एग्ज़ाम से छाटा है। चाहे वो RO का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPP का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जनरल पेपर के तौर पे कहीं भी आया हुआ प्रश्न हो, उनमें से छाट के ये 20 प्रश्नों को मैं बनाता हूँ। तो आप ज़रा बताओ कि क्या ये प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ थे? ये सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड प्रश्न होते हैं। हम इतना व्याकरण डीपली जाकर, आपको पाणिनि का अष्टाध्यायी थोड़ी पढ़ना है व्याकरण के लिए, आपको इतना ही व्याकरण पढ़ना है जिससे आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ बस। उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी प्रश्नों को सॉल्व करने की है, ना कि और 2-4 किताब खोज के पढ़ने की है। तो आप मेरी बात एक समझिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ये 20 प्रश्न मेरे पास लेके आते हैं, अगर 2000 भी होते तो लेके आते, लेकिन आपके पास समय है, आप बहुत सारा पढ़ाएं, है ना। सर आज का इजी चैप्टर था, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई चैप्टर इजी होता है, कोई टफ होता है। व्याकरण में संधि ही तो टफ है, संधि थोड़ा सा है, वर्णमाला थोड़ा सा टफ है ना। बाकी क्या है, बाकी तो सब वैसे ही चलता है थोड़ा थोड़ा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।